हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। बेटा आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। सुन पा रहे हो ना? सुन पा रहे हो बेटा? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? तो एक बार रिप्रेजेंट करो, कंटिन्यू करते हैं। ऑल गुड। ओके 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 ओके, बेहतरीन बेहतरीन, सुपर, ऑल क्लियर। चलो, तो आज का सेशन मैं बता दूं आपको, लोकोमोशन और मूवमेंट की पूरी समरी है। मतलब समरी क्या कहूं, पूरा चैप्टर ही है, पर कंसाइज फॉर्म में जहां जहां शॉर्ट हो सकता था वहां वहां मैंने शॉर्ट कर दिया है इसको। ठीक है, जॉइंट मैंने सारे के सारे एक सिंगल स्लाइड में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करता हूं कि 1 से 1.25 घंटे के अंदर इस पूरे चैप्टर को समराइज कर दूं। ठीक है, मतलब आपके ब्रेन में सेट कर दूं, एक बार फिर से रिवीजन करा दूं। ठीक है, स्लाइड्स मोस्टली मैंने प्रिपेयर पहले से की हुई हैं, जिससे कि टाइम कम से कम लगे। ठीक है, ओके। और वैसे तो मैं आपको करा चुका हूं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, वैसे तो मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, पर फिर भी एक बार बेहतर तरीके से एक एक चीज, मसल्स के सारे स्टेप्स, ठीक है, और बोन सारे के सारे, जॉइंट सारे के सारे। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बोला था कि एक बार किसी ना किसी को आप सारे बोन मतलब सुना देना, क्या आपने किया था ऐसा? मतलब सारे बोन और जॉइंट्स किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज पूरी समरी में करा दूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली मंडे या संडे को आपको वो मिल जाएगी इसकी शीट, तो आप वो कर लेना। उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कोई चीज आपकी बचेगी और दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, लोकोमोशन मूवमेंट से ही करता हूं। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइनें तो मिले नहीं, अब तुम बस सुनते जाना, मुझे सुनते जाना, पूरा एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी व्हाट इज लोकोमोशन एंड व्हाट इज मूवमेंट। ठीक है, तो मैंने बोला था जब आप प्लांट हैं, प्लांट एक जगह से साइल होते हैं, स्टेबल होते हैं, सिर्फ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में भी मोस्टली मूवमेंट ही होते हैं, पर कुछ मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उनको हम लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, अगर जैसे लिम्स मसल्स के अंदर मूवमेंट होगा तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम लोकोमोशन बोलेंगे। लिम्स मसल्स में मूवमेंट होगा तो पूरी बॉडी के अंदर लोकोमोशन होगा, समझ रहे हो? इसको हम मतलब पूरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे जॉ मसल्स हैं, इनके मूव करने से क्या बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं। तो ये ऐसा मूवमेंट है जो लोकोमोशन नहीं कराता। इसीलिए कहते हैं कि सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते, बट सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से होते हैं। ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट एनसीईआरटी में दे रखा है, तो 3 टाइप के मूवमेंट्स मैंने आपको बताए थे। नंबर 1 अमीवॉइडल मूवमेंट, नंबर 2 सिलियरी मूवमेंट, नंबर 3 मस्कुलर मूवमेंट। अमीवाइडल मूवमेंट का मतलब है, मैंने बताया था अमीवा के अंदर जैसे प्रोटोप्लाज्म होता है, उसका स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, किसकी हेल्प से? आप बोलोगे माइक्रोफिलामेंट्स की हेल्प से। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स की हेल्प से क्या होता है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट। इससे सोडियो सूडोपोडिया बनते हैं, और सूडोपोडिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसको लोकोमोशन बोलते हैं। क्लियर आ गया? ऐसे हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी में भी अमीवाइडल मूवमेंट देखने को मिलता है, समझ रहे हो? हाँ, डब्ल्यूबीसी के अंदर स्पेशली मोनोसाइट्स के अंदर, न्यूट्रोफिल्स के अंदर, भाई क्या देखने को मिल रहा है आपको? फैगोसिटिक सेल्स जो होते हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स, फैगोसिटिक सेल्स, इनमें सब क्या है? अमीबाइडल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा सिलियरी मूवमेंट मैंने बताए थे। सिलियरी मूवमेंट में बहुत प्यारे 2 एग्जांपल यूज किए थे मैंने। मैंने आपसे बोला था कि जैसे पैरामीशियम की पूरी बॉडी पर सीलिया होते हैं, याद हो आपको? ठीक है, तो उनमें मूवमेंट होगा तो पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन होगा। ठीक है, जैसे अपना पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें सीलियरी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उनमें मूवमेंट होने से आप बोल सकते हो म्यूकस के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, लोकोमोशन होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर मैंने बताया था सीलिया होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब में सीलिया क्या करते हैं?
फर्टिलाइज एग को या ओवा को, ठीक है, टूवर्ड्स यूट्रस ट्रांसफर करते हैं। लोकोमोटरी, समझ रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको फ्लैजुलर मूवमेंट बताए थे, जैसे स्पर्म के अंदर फ्लैजुलम होता है, स्पर्म के अंदर फ्लैजुलम होता है जो एक पोल पर लगा होता है, एक साइड में लगा होता है, उसमें मूवमेंट होने से स्पर्म के अंदर लोकोमोशन होगा, याद आया। ऐसे ही मैंने स्पॉन्ज के अंदर कॉलर सेल बताए थे, अभी पढ़ाऊंगा अभी एनिमल किंगडम में, स्पॉन्ज के अंदर कॉलर सेल्स, तो उन कॉलर सेल्स में भी फ्लैजुलम होता है, तो फ्लैजुलम मूवमेंट से वाटर करंट बनता है, और वो वाटर करंट बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, आप समझ रहे हो। पैरामीशियम में भी फ्लैजुलम होता है, उसमें मूवमेंट होने की वजह से लोकोमोशन होता है। इसके अलावा टेंटिकल, टेंटिकल होते हैं हाइड्रा में, उनके अंदर मूवमेंट होते हैं, और टेंटिकल में मूवमेंट की वजह से हाइड्रा लोकोमोशन करता है, आप समझ रहे हो। हाँ, हाइड्रा लोकोमोशन करता है, स्टार फिश के अंदर भी, ठीक है, देखे होंगे आपने, ठीक है, इस तरीके के आउट ग्रोथ्स होते हैं जिनमें मूवमेंट होने से लोकोमोशन होता है, सिंपल सी बात। तो मूवमेंट फिश के अंदर फिन्स होते हैं, फिन्स के अंदर मूवमेंट होगा तो फिश के अंदर लोकोमोशन होगा, सिंपल सी बात। पर यहाँ पर अमीबॉइडल, सिलियरी और मस्कुलर मूवमेंट की बात की थी, वो क्लियर है, इसमें कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। आगे हमने बात की थी बेटा मसल्स, भाई ओरिजिन मेजोटर्मल होता है, टोटल नंबर ऑफ मसल्स मैंने 639 बताए थे, 639 टोटल नंबर ऑफ मसल्स थे, जिसमें से पूछेंगे पेयर्ड कितने होते हैं और अनपेयर्ड कितने होते हैं। 317 यानी 317 ये पेयर्ड हैं, और अनपेयर्ड पूछेगा तो 5 अनपेयर्ड मसल्स होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मसल्स हमारी बॉडी वेट का कितना परसेंट बनाते हैं, आप बोलोगे एनसीईआरटी की लाइन 40 to 50% बॉडी वेट का मसल्स बनाते हैं, क्लियर है। हाँ, बॉडी वेट का 40 to 50%। प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स में मैंने बात की थी एक्साइटेबिलिटी, ये मसल्स की भी प्रॉपर्टी है, और मैंने बताया था नर्व की भी प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी, पर कॉन्ट्रेक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ये मसल्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो न्यूरॉन्स में नहीं होती, ठीक है। फिर मैंने यहां पर आपको डिटेल में समझाना था स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स डिटेल में चलना था हमारा, ठीक है। तो मैंने बताया था स्केलेटल मसल्स का ओरिजिन, भाई नेचर कैसा होगा, वॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री नेचर के होते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। इनमें लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, इसलिए इनको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स बैंड होते हैं, इसलिए इनको स्ट्राइप्ड मसल्स भी बोलते हैं, आप समझ रहे हो। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, पर जो मल्टी न्यूक्लिएशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, वो कई सेल के फ्यूज होने से बनता है, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज होने से बनता है। अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज होने से बनती है तो उसको हम सिंसाइसियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंसाइसियम, क्लियर बिल्कुल। तो ये सिंसाइसियम कंडीशन देखने को मिलती है। हाँ, मैंने बताया था एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर छोटे छोटे मायोब्लास्ट सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर बनता है या सेल बनती है, इसको मसल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो कई मायोब्लास्ट सेल के फ्यूज होने से मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर बनता है, ठीक है। मसल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी मिलती है पर हाइपरप्लेसिया नहीं मिलता, यानी मसल्स के अंदर नंबर फिक्स होते हैं। सूखा पहलवान हो या WWF का फाइटर, दोनों के अंदर नंबर ऑफ मसल्स फिक्स होंगे, उनमें चेंज नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो आप कहोगे सर वो इतना खतरनाक बन गया, वो सूखा पहलवान है, ऐसा क्यों बेटा। उस इंसान ने एक्सरसाइज करके अपने मसल्स में हाइपरट्रॉफी कर ली, मसल्स का साइज बड़ा कर लिया, ठीक है, नंबर उतना ही है, साइज बड़ा कर लिया। सूखे पहलवान ने हाइपरट्रॉफी नहीं की तो साइज कम है, उसका साइज ज्यादा है, साइज का अंतर होगा, नंबर का अंतर नहीं होगा, और साइज बढ़ने को हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो मसल्स में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, हाइपरप्लेसिया देखने को नहीं मिलेगा, समझे, हाँ या ना, यस या नो। हाँ बेटा, बिल्कुल यहाँ जाओ, तभी कह रहा हूं कभी कोई सूखा पहलवान आपसे कहे कि पंगा मत ले, ठीक है, मेरे अंदर भी उतनी मसल्स हैं जितनी तेरे अंदर है, तो गलत मत समझना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसमें और तुम्हारे अंदर, यानी तुम अगर पहलवान हो तो बराबर मसल्स होंगे, मसल्स में नंबर में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ सिर्फ साइज में अंतर होता है, ठीक है। चलो, ये मैंने पूरा बता दिया था, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए टेंडन की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैंने दिखा रखा था, ठीक है। फिर मैंने बताया था अगर मैं मसल्स की बात करूं, समझना, मसल्स है क्या, इट इज अ बंडल ऑफ फेसिकल, कई फेसिकल मिलकर के एक मसल्स का निर्माण करते हैं। तो फेसिकल क्या है, फेसिकल इज अ मसल बंडल, जो मसल्स को बना रहे हैं, जिनके बंडल्स मिलकर के मसल्स को बना रहे हैं, उसको फेसिकल बोलते हैं। तो फेसिकल इज अ मसल बंडल, या मसल्स क्या है, इज अ बंडल ऑफ फेसिकल,
क्लियर बिल्कुल। हाँ, अगर मैं मसल्स की बात करता हूं, मसल्स क्या है? इट इज अ बंडल, बंडल ऑफ फेसिकल्स। मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स। तो फेसिकल्स क्या है? इज अ मसल बंडल या बंडल ऑफ मसल फाइबर, ऐसे भी कह सकते हो। भाई मसल फाइबर के बंडल ही तो है, क्योंकि अंदर क्या है? मसल फाइबर। एक मसल फाइबर को बाहर निकाल लो, तो मसल फाइबर क्या है? भाई मसल फाइबर एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल सेल है, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है सार्कोप्लाज्म, जो चारों तरफ से कवर्ड है सार्कोलेमा से। उस सार्कोप्लाज्म में कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर फ्लोट कर रहे हैं। इन कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर को हम मायोफाइब्रिल बोलते हैं, मायोफाइब्रिल बोलते हैं, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्म कहाँ है? सार्कोलेमा के अंदर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें माइक्रोफाइबर फ्लोट करते हैं, और मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल फ्लोट करते हैं। और अगर मायोफाइब्रिल की बात करूं, तो मायोफाइब्रिल भी छोटे छोटे फाइबर के मिलने से बनते हैं, इनको एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं। अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूं, एक्टिन और मायोसिन के मिलने से मायोफाइब्रिल बनते हैं, और ऐसे मायोफाइब्रिल इस मसल सेल के अंदर फ्लोट करते हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर, जो सार्कोलेमा से कवर्ड है। और ऐसे ही कई मसल सेल के मिलने से फेसिकल्स बनते हैं, और कई फेसिकल के मिलने से मसल बनती है। इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा। अगर आपसे कवरिंग ऑफ मसल्स पूछेगा, एपीमाइसियम। फेसिकल की कवरिंग पूछेगा, पेरीमाइसियम। मसल फाइबर की कवरिंग पूछेगा, एंडोमाइसियम। सिंपल। अब बताओ याद हुआ या नहीं हुआ? मतलब मैं इस राउंड में आपको याद करा रहा हूं, ये मान के चलो। समराइज भी करा रहा हूं, जहां जहां समरी का मतलब है कंसाइज कर सकता था, वो मैंने कर दिया है। बहुत मजेदार तरीके से आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी का तो पूरा याद है ही आपको, ऑलरेडी क्लास में बहुत मेहनत की है। एनसीईआरटी का ये डायग्राम आपको क्लियर है ही। आपसे पूछेगा फेसिकल क्या होते हैं, फेसिकल क्या होते हैं? तो फेसिकल्स इज अ मसल बंडल पूछेगा, मसल बंडल को फेसिकल्स बोलते हैं। मसल सेल क्या होती है? मसल फाइबर को मसल सेल बोलते हैं। यानी कई मसल सेल के मिलने से फेसिकल्स बनते हैं, और कई फेसिकल्स के मिलने से मसल बनती है, ठीक है। सार्कोलेमा मसल सेल की ही तो अंदर की लेयर है, सार्कोप्लाज्म को कवर किए हुए, और ये ब्लड कैपिलरीज नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। अब आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल की बात कर रहा हूं। अगर मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो मायोफाइब्रिल में है क्या? भाई फाइबर्स हैं जो एक्टिन और मायोसिन के मिलने से बने हैं। जगह जगह उनमें जेड लाइंस हैं, जगह जगह उसमें जेड लाइंस हैं, जेड लाइन जगह जगह दिख रही हैं, ठीक है। और इन जेड लाइन से जुड़े हुए जो फिलामेंट होते हैं वो थिन फिलामेंट है, मतलब एक्टिन। और एक्टिन से जुड़े हुए जो फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट होते हैं, मायोसिन। यानी यहाँ जेड लाइन, एक्टिन और मायोसिन का कॉम्बिनेशन है, और कुछ भी नहीं है। सारे ट्रांसवर्सली लगे हुए हैं, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स लगे हुए हैं, ट्रांसवर्स बैंड हैं सारे के सारे। इन सबके अरेंजमेंट की वजह से कुछ खास चीजें बनती हैं, जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर, प्रेजेंट बिटवीन टू जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच में। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, ठीक है। स्पेशली एनसीईआरटी फंक्शनल यूनिट लिखा हुआ है, फंक्शनल यूनिट लिखा हुआ है। और एनाटॉमिकल यूनिट पूछेगा तो आप मसल फाइबर बोलोगे, ठीक है। चलो, अब ये मैंने समझाया था आपको पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। आप समझ, फिर से बना बना के तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है हम 1.5 घंटे में खत्म करा पाए। 1.5 घंटे मैं चाह रहा हूँ समरी आपकी 1 घंटे की हो, मात्र 1 घंटे में पूरा चैप्टर यूं, ठीक है। तब फायदा है समरी का, ठीक है। वही 3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे तो मजा ही बेकार है, ठीक है। तो अब इतना समझना है, दो जेड लाइन दिखा दी है मैंने, एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट दिखा दिया है, ठीक है, समझना। अब इनके अरेंजमेंट से आपको जहां सिर्फ और एक्टिन ही एक्टिन मिल रहा है उसको आई बैंड बोलते हैं। आई मतलब आइसोट्रोपिक, यानी लाइट है तो लाइट ही है। लाइट क्यों है? क्योंकि यहां एक्टिन मिलती है, ठीक है। ए बैंड कौन सा होता है? जो लेंथ ऑफ मायोसिन दिख रही है ना, ये ए बैंड है। लेंथ ऑफ मायोसिन ए बैंड है। इस ए बैंड में कुछ पार्ट तो आई बैंड के संग ओवरलेप करता है, यानी एक्टिन के संग ओवरलेप करता है, इसको ओ बैंड बोलोगे। कुछ नॉन ओवरलेपिंग पार्ट है, इसको एच जोन बोलोगे। फिर ओवरलेपिंग पार्ट आता है, ठीक है, ओ बैंड आ गया, फिर आई बैंड आ गया। यानी ए बैंड के अंदर भी तीन चीजें देखने को मिल रही हैं, ओ, एच और ओ। इस वजह से ए बैंड के अंदर जो बैंड बनता है वो डार्क बनता है, फिर कम डार्क बनता है, फिर मोर डार्क बनता है। यानी ए बैंड समान नहीं है, ये असमान है।
इसलिए ए मतलब एनाइसोट्रॉपिक, इसलिए इसको एनाइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। समझे? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलो, टेस्ट बढ़िया करना, ठीक है? टेस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो मैंने लिख भी दिया ए बैंड। ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन, ठीक है? अगर मायोसिन एक्टिन के संग फिलअप ओवरलेप कर रही है तो ए बैंड के अंदर ही आ जाएगा, ओ बैंड है। नॉन ओवरलेपिंग वाला पार्ट एम लाइन है, सॉरी एच जोन है। और एच जोन के सेंटर में एक लाइन होती है जो इसको सपोर्ट देती है, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई लाइन है, इसको एम लाइन बोलते हैं, ठीक है? एम लाइन सेंटर वाली है, ये है एम लाइन, सेंटर वाली एम लाइन है। यानी एम लाइन एच जोन के मिड में मिलती है, ठीक है? जेड लाइन आई बैंड के मिड में मिलती है, ठीक है? हाँ, लिख दिया है प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड या एच जोन, कुछ भी बोल सकते हो। चलो, आई बैंड का मतलब आइसोट्रोपिक, ए बैंड का मतलब एनाइसोट्रोपिक, ठीक है? लेंथ ऑफ मायोसिन एम लाइन प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड और जेड लाइन प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड, डायरेक्ट पूछ सकता है वो, ठीक है? यहां भी कोई डाउट नहीं है आपको। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन बनेंगे यहां से। आपसे कहा जाए एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जेड लाइन पास पास आते हैं, सार्कोमियर की लेंथ घटती है बढ़ती है? लेंथ ऑफ सार्कोमियर घटेगी, क्योंकि दो जेड लाइन पास पास आना चालू हो जाएंगे, दो जेड लाइन पास पास आना चालू हो जाएंगे, दो जेड लाइन पास पास आना चालू हो जाएंगे। फिर मैंने बताया था इन जेड लाइन से कौन जुड़े होते हैं? एक्टिन फिलामेंट। इन जेड लाइन से कौन जुड़े हुए हैं? एक्टिन फिलामेंट। क्लियर है बिल्कुल? और यहां पर क्या बना रहे हैं? यहां पर इससे जुड़े हुए हैं, बस बना कुछ नहीं रहे, जुड़े हुए हैं। जब कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा जेड लाइन पास पास आएंगी तो एक्टिन फिलामेंट और आगे चले जाएंगे, एक्टिन फिलामेंट और आगे चले जाएंगे। ये जब एक्टिन फिलामेंट आगे जाते हैं, स्लाइड करते हैं, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखोगे आई बैंड कम होता जा रहा है, आई बैंड कम होता जा रहा है, ओ बैंड बढ़ता जा रहा है, एच जोन कम होती जा रही है। क्लियर है? जेड लाइन और पास आ गए, और पास आ जाने से क्या होगा? ये एक्टिन फिलामेंट बिल्कुल ओवरलेप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, यानी एच जोन डिसअपियर हो गई, एम लाइन डिसअपियर हो गई, आई बैंड बहुत छोटा रह गया, ए बैंड बहुत बड़ा हो गया, ओ बैंड ए बैंड तो कांस्टेंट है, ओ बैंड बहुत बड़ा हो गया। यानी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर घटता है, लेंथ ऑफ आई बैंड घटता है, लेंथ ऑफ एच जोन घटती है, और कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन पर डिसअपियर हो जाएगी। एम लाइन डिसअपियर हो जाएगी कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन पर। ओ बैंड ये अकेला लौता बैंड है जो बढ़ रहा है, ओवरलिपिंग वाला पार्ट बढ़ रहा है। आई बैंड ए बैंड, ओ बैंड बढ़ेगा, ए बैंड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अनचेंज। क्योंकि ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन, मायोसिन तो उतनी की उतनी है, देखो यहां पर भी उतनी है, यहां भी उतनी है, यहां भी उतनी है, उसमें तो कोई चेंज आया है नहीं, ठीक है? तो अब बताओ, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? ये होगी इसके एटॉमी वाला पार्ट। अब मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, तो मैंने तीन पार्टों में डिवाइड किया था। एक तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है? थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है? थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं। एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करती है, मायोसिन कभी भी एक्टिन के ऊपर स्लाइड नहीं करती। समझ रहे हो? यस, मायोसिन कभी भी स्लाइड नहीं करेगी, हमेशा एक्टिन स्लाइड करेगी मायोसिन के ऊपर। कोई डाउट? हम्म, नो, नो डाउट। चलो, बहुत सही। अब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मसल्स को आपस में पास लाने के लिए फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं? फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं? एक्टिन और मायोसिन, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करने वाले प्रोटीन्स कौन से होते हैं? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है?
स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से होते हैं जो मसल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं? जेड लाइन प्रोटीन, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। जेड लाइन प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, जेड लाइन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। तो एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं, मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन इट इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये एक्टिन के अराउंड ही अटैच्ड होते हैं। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, ठीक है। अब मैं एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने बात की थी एक्टिन। भाई एक्टिन क्या है? एक्टिन इज अ पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये मोनोमर यूनिट है। जी एक्टिन कैसी है? मोनोमर यूनिट है। मोनोमर्स हैं। जी मतलब ग्लोबुलर, ग्लोबुलर एक्टिन मोनोमर्स हैं। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में एक फिलामेंटस एक्टिन बनती है, फिलामेंटस, फिलामेंट बनता है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण से। फिर ऐसे ही दो फिलामेंटस एक्टिन मिलकर के एक्टिन फिलामेंट का निर्माण करते हैं, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। अब मायोसिन क्या होता है? मायोसिन इज अ पॉलीमर ऑफ, मायोसिन इज अ पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन, इट इज अ पॉलीमर। मायोसिन क्या है? इट इज अ पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। कितने मीरोमायोसिन? 300, पॉलीमर ऑफ 300 मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन। तो मैंने बोला था बेटा मीरोमायोसिन क्या है, तो मीरोमायोसिन में टोटल कितनी यूनिट होती हैं, तो डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश भी की थी मैंने। अगर मीरोमायोसिन का सर स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से मैंने मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर दिखाया था आपको। ये मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर था, याद हो आपको, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने होते हैं मीरोमायोसिन के अंदर? टोटल नंबर ऑफ यूनिट मैंने बताया था बेटा, यहां पर दो ये रहे, दो ये रहे, ऊपर दो रहे, ठीक है। यानी इसको आप बोलोगे ग्लोबुलर हेड, इसको बोलोगे आप छोटी सी शॉर्ट आर्म, इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। इसको मिला दिया जाए तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है। ये टेल है। टेल में कितनी यूनिट है? दो। क्रॉस आर्म में कितनी यूनिट है? चार। शॉर्ट आर्म में कितनी यूनिट है? दो। हेड में कितनी यूनिट है? दो। अब बताओ, याद हो गया? फिर मैंने ये भी बताया था मीरोमायोसिन के हेड पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या लगा होता है? ये क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। और यहां दो मैंने स्ट्रक्चर दिखाए थे, एटीपेज या एटीपी बाइंडिंग साइट्स। एटीपेज या एटीपी बाइंडिंग साइट्स, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स या एटीपी बाइंडिंग साइट्स। ये कंप्लीट हो गया मीरोमायोसिन। टोटल 6 यूनिट होती है इसके अंदर, दो दो, टोटल 4 और दो टेल में 6, टेल में दो, टोटल 6 यूनिट, ठीक है। ये तो क्या एक्टिन और मायोसिन। अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग प्रोटीन। रेगुलेटिंग प्रोटीन दो थी, याद हो आपको? पहली मैंने बताई थी ट्रोपोनिन और एक थी ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन मैंने बताया था इसके भी दो फिलामेंट होते हैं, पूरी एक्टिन के ऊपर रन करते हैं, पूरी एक्टिन के साथ रन करते हैं एंड तक, ठीक है। और एक्चुअल में ये एक्टिन और मायोसिन के मिलने को रोकते हैं, उनके आपस में जुड़ने को रोकते हैं, एक तरीके से इनके इंटरेक्शन को रोकने का काम करते हैं, इनहिबिट करते हैं ये ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ओके। फिर मैंने ट्रोपोनिन बताए थे। ट्रोपोनिन के अगर हम बात करते हैं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला ट्रोपोनिन को? क्योंकि इसमें 3 यूनिट होती हैं, ठीक है, टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई। और ये तीनों यूनिट ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट होती हैं, पर्टिकुलर इंटरवल पर, ठीक है। ये तो ट्रोपोनिन हो गई, ट्रोपोनिन।
ये 3 ट्रोपोनिन दिखा रखी हैं। ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट है ट्रोपोनिन, और जो पिंक कलर का दिखा रखा है ये ट्रोपोमायोसिन है। ये इस एक्टिन से मायोसिन के मिलने को रोकेगी, एक्टिन से मायोसिन के मिलने को रोकेगी, वो है क्या, ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोनिन की 3 यूनिट हो गई, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोला क्योंकि 3 यूनिट है, टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई, ठीक है, विच प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल पर लगी हुई है, ठीक है। और तीनों यूनिट के फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो टीपीसी, सी मतलब कैल्शियम बाइंडिंग, टीपीटी, टी मतलब ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग, टीपीआई, आई मतलब इनिबिशन, जो एक्टिन और मायोसिन के मिलने को रोके, क्योंकि ये मास्किंग का काम करती है, एक्टिन की एक्टिव साइट को ढक लेती है, एक्टिन की एक्टिव साइट की मास्किंग कर लेती है, ढक लेती है। इसकी वजह से मायोसिन का हेड कभी भी एक्टिन के हेड से बाइंड नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में क्या है, हिंड्रेंस, रुकावट। समझ रहे हो ना मेरी बात, यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ, टीपीआई, आई मतलब इनिबिशन। कोई डाउट? चलो, मास्किंग मत भूलना, मास्किंग, बाय मास्किंग। एनसीईआरटी से मास्किंग निकाल लेते हैं ये लोग, यहां से क्वेश्चन देते हैं। आगे आ जाओ। अब पूरा मैकेनिज्म बताया था मैंने कि एक्चुअल में जब एक न्यूरॉन, पहले पता होना चाहिए न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में किस टाइप के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, मोटर या मिक्स्ड। ओनली मोटर, ओनली मोटर, कोई दूसरा न्यूरॉन होता ही नहीं है। सिग्नल को जो लेके आने का काम करता है वो मोटर है। तो मसल्स के पास सिग्नल आता है, जाता नहीं है, आदेश आता है, जाता नहीं। आदेश आया कि कॉन्ट्रैक्ट कर, आदेश आया कि रिलैक्स कर, आदेश आया कि कॉन्ट्रैक्ट कर, आदेश आया कि रिलैक्स कर, समझ रहे हो? आदेश आता है, आदेश जाता नहीं है। तो मोटर न्यूरॉन आदेश को लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज यहां पर मोटर न्यूरॉन होते हैं, और टर्मिनल एक्सॉन के ब्रांच होते हैं, ठीक है। एक ब्रांच, एक न्यूरॉन एक मसल से जुड़ी हो सकती है, और सारी ब्रांच कई मसल से जुड़ी हो सकती हैं। तो एक मसल्स और एक ब्रांच के बीच में जो संबंध होता है इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। हाँ, जब ये पूरा एक एक न्यूरॉन कई मसल फाइबर से जुड़ करके एक यूनिट बनाता है तो इसको मोटर यूनिट बोलते हैं, समझ रहे हो? मोटर मतलब मोटर न्यूरॉन से, यूनिट का मतलब है सारे के सारे न्यूरॉन मिलकर के एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, सारे सारे मसल्स मिलकर के एक ही न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं, तो उसको मोटर यूनिट बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया? मोटर यूनिट क्या होती है ध्यान रखना, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट क्या होती है ये याद रखना आप। अगर एक न्यूरॉन और एक मसल्स के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है, मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक न्यूरॉन के कई सिनैप्स और कई मसल्स आपस में मिलकर के एक यूनिट का काम कर रही हैं, इसको इसको हम बोलते हैं मोटर यूनिट, ठीक है। अब पूरा मैकेनिज्म बताया था, याद हो कि दिमाग में सिग्नल आया तो सिग्नल लेके कौन आएगा, मोटर न्यूरॉन। कहां लेकर के आएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। मेरे दिमाग में एक उपज आई कि यार सिग्नल भेजू मसल्स के पास, तो मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर के आएंगे डीपोलराइजेशन की फॉर्म में। टर्मिनल एक्सोन के अंदर कैल्शियम चैनल्स होते हैं, जैसे सिग्नल कैल्शियम चैनल से टकराएगा कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे, कैल्शियम की एंट्री होगी, और कैल्शियम इन न्यूरो ट्रांसमीटर लाइक एसिटाइल कोलिन की एक्सोसाइटोसिस कर देगा। ये सारा न्यूरो ट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लफ्ट में एंटर कर जाएगा, और एंटर करते ही ये अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, रिसेप्टर खुल जाएंगे सोडियम चैनल्स, और तेजी से सोडियम की एंट्री होगी। जब तेजी से सोडियम की अंदर एंट्री होगी तो अंदर का पोटेंशियल फिर चेंज हो जाएगा, चार्ज चेंज हो जाएगा, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं। ये इंपल्स यहां से होती हुई टी टिब्यूल, टी टिब्यूल से एल टिब्यूल से कैल्शियम चैनल तक पहुंच जाएगी, और कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे। कैल्शियम चैनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं, इनके खुलते ही सारा कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में चला जाएगा, और अंदर जाकर के टीपीसी से बाइंड करेगा, और टीपीसी से बाइंड करते ही मायोफाइब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देंगे। इसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अगर मसल्स को रिलैक्स कराना हो तो क्या काम करोगे, यहां से जो एसिटाइल कोलिन निकला हुआ था इसको तोड़ोगे, ये ब्रेक डाउन होगा एसीटेट और कोलिन के अंदर, तो यहां से मामला साफ हुआ। जो कैल्शियम बाहर आ गया था उसको वापस अंदर भेजना है, तो यहां पर कैल्शियम पंप का एक्टिवेशन हो जाएगा, समझ रहे हो?
कैल्शियम पंप का एक्टिवेशन हो जाएगा, और जो कैल्शियम टीपीसी से जुड़ गया था ये अलग होगा, तब फाइबर रिलैक्स स्टेट में आएगा। समझ रहे हो? तो तीन काम होंगे, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टीपीसी, एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम पंप जो सारे के सारे कैल्शियम को अंदर पहुंचा देगा, और तीसरा ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन बिटवीन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये तीन काम होते हैं, इससे मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स। अब मैंने बताया था कि बेटा कि यहां पर मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पर मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट्स स्लाइड ऑन थिक फिलामेंट्स, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें थिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, मतलब एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं। मैंने कहा था मानो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये येलो कलर की ट्रोपोमायोसिन है और ग्रीन कलर के ट्रोपोनिन है, और ये आपकी मीरोमायोसिन है, मायोसिन का पार्ट। ये और एक्टिन मिल नहीं पाता क्योंकि बीच में टीपीआई मास्किंग का काम कर रही है, टीपीटी टी ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करने का काम कर रही है, टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग का काम कर रही है। मान लो कैल्शियम बाइंड हो गया टीपीसी से, इसके बाइंड होते ही ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएगी, ये अपनी जगह से हटेगी तो ये भी तीनों यूनिट अपनी जगह से हट जाएंगी, इसकी एक्टिव साइड फ्री हो जाएगी, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। और इस प्रोसेस के अंदर एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये टूट गई एटीपी, एडीपी और फॉस्फेट के अंदर, पर तुरंत एटीपी बनती भी है, तो बनाने के लिए हाई एनर्जी फॉस्फेट चाहिए। ये हाई एनर्जी फॉस्फेट आएगा कहां से, ये एनर्जी हाई एनर्जी फॉस्फेट कहां से आएगा, इसके लिए सोर्स मैंने बताए थे। पहला सोर्स क्या है हाई एनर्जी फॉस्फेट के लिए, फॉस्फोक्रेटिन का ब्रेकडाउन होगा, क्रिएटिन अलग हो जाएगा, हाई एनर्जी फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये भी खत्म हो गया तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और मान लो आप एथलीट्स हो तो एनारोबिक नहीं होगा, फिर आपके केस में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। आई या नहीं आई, यस या नो? यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? एक मिनट रुको, पानी पी लूं जरा एक घूंट। हम्म, अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट, इसी में लिख देता हूं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी, एटीपी से, पर दोबारा से एटीपी कैसे बनेगा, हाई एनर्जी फॉस्फेट के थ्रू। अब हाई एनर्जी का सोर्स क्या है, पहला सोर्स है इसका फॉस्फोक्रेटिन। ठीक है, क्रिएटिन। दूसरा सोर्स क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मान लो एनारोबिक रेस्पिरेशन आप एथलीट्स हो तो आपके इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये तीन सोर्स मैंने बताए थे भाई, मेन सोर्स तो एटीपी है, मेन तो एटीपी है जो एनर्जी प्रोवाइडर है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, पर एटीपी दोबारा बनता भी तो है, तो एटीपी को बनाने के लिए क्या चाहिए, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में हाई एनर्जी फॉस्फेट जोड़ना पड़ेगा, तो हाई एनर्जी फॉस्फेट कहाँ आएगा, फॉस्फोक्रेटिन से आएगा। ठीक है, या एनारोबिक रेस्पिरेशन से आएगा या आपको एरोबिक रेस्पिरेशन से आएगा। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है, ये कंप्लीट हो गया। फिर रेड मसल्स फाइबर व्हाइट मसल्स फाइबर में अंतर मैंने बता दिया, रेड रेड हैं क्योंकि इनके पास क्या है, मायोग्लोबिन। रेड के पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है, पर रेड के पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होती है, इसलिए कैल्शियम कम होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है, स्लो होता है।
भाई माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन बाइंडिंग मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, ताकत बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर यूटिलाइजेशन कम है, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, कैल्शियम कम है, तो कॉन्ट्रेक्शन स्लो होंगे, पर लंबे समय तक के लिए होंगे, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ। जबकि व्हाइट मसल्स फाइबर उल्टा है, व्हाइट मसल्स फाइबर के अंदर ध्यान रखना है मायोग्लोबिन नहीं है, यानी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी इसकी कम है, समझ रहे हो? हाँ, इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी कम है, लेस मायोग्लोबिन। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ कम है क्योंकि मायोग्लोबिन कम है, ठीक है, बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा लैक्टिक एसिड बनेगा, या एरोबिक रेस्पिरेशन होगा लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। फास्ट कॉन्ट्रेक्शन होगा क्योंकि मोर एसआर, ठीक है, तो सो हाई रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड, थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पर हाई स्पीड से करेंगे, ठीक है, व्हाइट मसल्स फाइबर, ये ध्यान रखना है। नेचुरल एग्जांपल अपना वाला याद रखना है, हमारे बैक एक्सटेंसर मसल्स होते हैं, बैक मसल्स, सुबह से शाम तक हम खड़े हुए हैं यहाँ पर बैक मसल्स की हेल्प से, वो रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किस टाइप के मसल फाइबर है, रेड या व्हाइट? तो आप बोलोगे बैक एक्सटेंशन मसल्स रेड होते हैं और आई बॉल के मसल्स व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ह्यूमन के एग्जांपल बता दिए मैंने। टाइप्स ऑफ मसल्स में स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, ये स्ट्राइटेड हैं, ये भी स्ट्राइटेड हैं, ये अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। इनमें लाइट एंड डार्क बैंड मिलेंगे, इनमें लाइट एंड डार्क बैंड मिलेंगे, पर इनमें लाइट एंड डार्क बैंड नहीं मिलेंगे। इनमें ट्रांसवर्स बैंड होंगे, इनमें ट्रांसवर्स बैंड होंगे, पर इनमें ट्रांसवर्स बैंड नहीं मिलेंगे, स्ट्राइप्ड, ठीक है। अगर मैं स्कैटर मसल्स की बात करता हूं, सिलिंड्रिकल हैं, अनब्रांच्ड हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच है, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और वॉलेंट्री होते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोल बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ, स्मूथ मसल्स की बात करता हूं, स्पिंडल शेप होते हैं, लॉ जैसे स्पिंडल शेप। लाइट एंड डार्क बैंड यहां नहीं मिलते, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री इन नेचर, आप समझ रहे हो, इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। कार्डियक मसल्स की बात करता हूं, सिलिंड्रिकल हैं पर ब्रांच्ड हैं, ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड तो यहां पर भी मिल रहे हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये भी मल्टी नहीं होते हैं, समझ रहे हो? हाँ। इनके पास खास टाइप के जंक्शन देखने को मिलते हैं, जो छोटी सी इंटरकैलेटेड डिस्क पर लगे होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क के ऊपर जंक्शन होते हैं जो तेजी से सोडियम आयन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये गैप जंक्शन सिर्फ कार्डियक मसल्स में मिलते हैं, स्केलेटल और स्मूथ मसल्स में गैप जंक्शन नहीं मिलते। ये मसल्स वाला पार्ट आपका यहाँ के कंप्लीट हो जाता है। अब स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करूंगा, इससे पहले मसल्स वाले पार्ट में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। मसल्स वाले पार्ट में, मसल्स ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ, मसल्स वाला पार्ट। अब बोन सारी देखो, मैं अभी एक बार फिर से याद करा देता हूं, एक बार फिर से याद करा देता हूं।
अरे भाई भूल गया मैं, सॉरी, ठीक है। हाँ, क्या क्या बातें बोली थी फिर से बोल देता हूँ मैं। पानी पिया तो स्लीप, ठीक है। पहली बात मैंने बोली आपसे कि आज क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्वेश्चन कल दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइप कराने में टाइम लगता है थोड़ा सा, है ना, किसी और से। पहला। दूसरा, अभी स्केलेटल सिस्टम एक बार में ही पूरा मैं याद करा दूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम परफेक्टली दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर से, टोटल 206 बोन है, 206 बोन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये मिड वाला जो पार्ट है ना, ये मिड वाला पार्ट एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। अपेंडिकुलर में क्या क्या आते हैं, ऊपर का गिrdle, नीचे का गिrdle और चारों लिम्स, अपर दो लिम्स, लोअर दो लिम्स। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन होंगी, 80। गिडिल और लिम्स में मिलाकर के इसको अपेंडिकुलर बोलते हैं, 126 बोन होते हैं। तो 80 और 126 में मैंने डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। पहले मैंने 80 की बात की है, इसमें हेड रीजन आ गया, इसमें वर्टिबल कॉलम आ गए और इसमें रिप्स और स्टर्नम आ गए। हेड में 29 बोन होते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है 29 कैसे याद रखोगे, स्कल को अलग कर दो और ईयर और सिकल को अलग कर दो। स्कल में 23 बोन होते हैं, ईयर और सिकल में मिस मैलस इनकस टैपिस, मैलस इनकस टैपिस, तीन इधर होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और स्कल में कितने बोन होते हैं, 23। 23 कैसे याद रखोगे, क्रेनियम में 8, फेशियल में 14 और एक हायोड। क्रेनियम में 8, फेशियल में 14 और एक हायोड यू शेप। ये 23 बोन हो गए, ठीक है। और तीन और तीन 6, यानी 29 बोन हो गए। ये आ गया आपका पूरा हेड रीजन। 29 को स्कल और ईयर और सिकल में डिवाइड कर दिया है, क्रेनियम, फेशियल, हायोड, 8, 14, 1। इसमें कोई डाउट। वर्टिकल कॉलम को मैंने आपको ऑलरेडी कराई दिया था, आपको कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए वर्टिकल कॉलम। सर्वाइकल में 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 और कॉकैक्स या कॉक्सीजल 1। टोटल काउंट करो, 26 बोन होंगे। इसमें मैंने बताई थी जो पहली सर्वाइकल होती है, सर्वाइकल पहली बोन होती है, ये सर्वाइकल की पहली बोन को हम एटलस बोलते हैं। गॉड एटलस, गॉड एटलस साइकिल कभी मत भूलना। इसके ऊपर क्या होती है, आपकी स्कल होती है, ठीक है। तो स्कल ये जो रोटेशन कर रही है ना कॉन्डाइलर जॉइंट के साथ, ये रोटेशन, ये एक्चुअल में स्कल और एटलस के बीच में हो रहा है। लेफ्ट और राइट रोटेशन जो हो रहा है, लेफ्ट और राइट रोटेशन जो हो रहा है, वो एक्चुअल में एटलस और उसके नीचे लगी हुई एक्सिस के बीच में हो रहा है, कुली के ऊपर, कुली के ऊपर, कुली के ऊपर, इस तरीके से एक्सिस की कुली निकली हुई है, एटलस इसमें फंसी हुई है और एटलस के ऊपर स्कल है। तो स्कल और एटलस दोनों मिलकर के लेफ्ट राइट कर रही हैं। अब स्कल एटलस के ऊपर घूम रही है, अब एटलस एक्सिस के ऊपर घूम रही है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। इन दो जॉइंटों के अलावा, भाई ये कॉन्डाइलर जॉइंट हो गया, ये पाइवोट जॉइंट हो गया, जो नीचे कार्टिलेज की वजह से जॉइंट मिल रहे हैं उनको हम कार्टिलेजनस जॉइंट बोलते हैं, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। समझ रहे हो। सर पटना में रूम मिलेगा, क्या लिख रहे हो तुम, बीएमएस, चलो। हाँ, कार्टिलेजनस, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कार्टिलेजनस, ठीक है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात कर रहा हूं, ये कार्टिलेजनस जॉइंट है, क्योंकि कार्टिलेज होती है दोनों वर्टिब्रल के बीच में। क्लियर है बिल्कुल। फिर सर्वाइकल मैंने 7 बताई थी जो मेमेलियन करेक्टर है। थोरेसिक मैंने 12 बताई थी, 12 थोरेसिक, जिनसे रिफ्स आके जुड़ती हैं दोनों साइड से। लंबर 5 बताई थी जो सबसे थिकेस्ट हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिकल कॉलम होते हैं तो लंबर होते हैं, जो एक कर्व भी बनाते हैं, इसको लंबर कर्व बोलते हैं। सैक्रम एक बोन होती है जो 5 बोन के फ्यूज होने से बनती है, जो पेल्विक गिर्डल के अंदर होती है। और कॉकैक्स या कॉक्सीजियल टेल बोन है, छोटी सी होती है, 4 बोन की फ्यूज होने से बनती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पूरा क्लियर था, ठीक है। रिप्स और स्टर्नम की अगर मैं बात करूं, रिप्स कितने होते हैं, 12, 12 प्लस 12, 24। कैसे याद रखोगे, 12 में से 7 रिप्स जो होते हैं ट्रू रिप्स होते हैं, 7 ट्रू रिप्स होते हैं, क्योंकि वो आगे स्टर्नम से और पीछे वर्टिकल कॉलम से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल। ट्रू रिप्स
1 2 3 4 5 6 7 पेयर पेयर में होते हैं, ठीक है। ये वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहलाते हैं। फॉल्स रिब्स कौन से होते हैं? वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स, जो पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं पर आगे सातवीं रिब्स की जो कार्टिलेज होती है, हालिन कार्टिलेज, उससे जुड़ते हैं, और कार्टिलेज को कॉन्ड्रियो बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स। बचे हुए दो, 11वीं और 12वीं, ये दो रिब्स जो होते हैं, ठीक है, ये पीछे तो जुड़े होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, पर आगे जुड़े नहीं होते, फ्लोट करते हैं। सो इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। सिंपल, ठीक है। तो रिब्स आपके 12 + 12 हो गए, प्लस एक स्टर्नम हो गया। रिब्स में बस एक याद ध्यान रखना, ह्यूमन रिब्स बाइसेफेलिक होते हैं, दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है इनके अंदर, ठीक है। वेंट्रल साइड या डोर्सल साइड, जरा बताओ? डोर्सल साइड। टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस, डोर्सल साइड, ठीक है। कैपिटुलम ट्यूबरकुलम, नाम मत याद रखो, जरूरी भी नहीं है। कैपिटुलम ट्यूबरकुलम, एक सेंट्रम से जुड़ती है, तो एक बाहर की साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, उससे जुड़ती है ट्यूबरकुलम। समझ रहे हो? ठीक है। तो रिप्स का आपका हो गया। ह्यूमन रिप्स बस ध्यान रखना है बाइसेफेलिक होती हैं। डोर्सल साइड पर दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती हैं, जो आर्टिकुलेट का मतलब है रोटेशन, रोटेशन जहां कर रहे हैं, आर्टिकुलेशन, ठीक है। अब गिडल की बात करते हैं। अगर मैं गिडल की बात करूं तो मैंने बताया था बेटा, पेल्विक गिडल, पेल्विक गिडल में कितनी बोन होती हैं? 1 + 1, टोटल 2 बोन होंगी। और इस वन को हम क्या बोलेंगे? कॉक्सल। प्लस इस हाफ को क्या बोलेंगे? आदि को कॉक्सल। दो कॉक्सल के मिलने से आपका पेल्विक गिडल बनता है। पेक्टोरल में कितनी होंगी? 2 + 2। इस 2 में क्या क्या आ गया? स्कैपुला आ गई, प्लस क्लेविकल बोन आ गई। इस 2 में भी क्या आ गई? स्कैपुला आ गई, प्लस क्लेविकल बोन आ गई। क्लियर है? और लिम्स तो आपको पता ही है आपको भाई, 30 × 4, 120। समझ रहे? 120 यानी इसमें 30, इसमें 30, और पैरों में भी 30 30। तो 120 ये हो गए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल 126, 126 बोन होते हैं। ये बताओ नंबर ऑफ बोन क्लियर है? नहीं तो नेम भी बता दिया, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूं मैं नेम। स्कल में 22 + 1, क्रेनियम में कितने हो गए? 8। फ्रंटल, पराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इन सबको सपोर्ट देने के लिए नीचे कौन सी लगी हुई है? स्फिनोइड। और आगे की साइड में कौन सी है? एथमोइड। फिर से बोल रहा हूं, एक है फ्रंटल, दो है पराइटल, दो है टेम्पोरल, एक है पीछे ऑसिपिटल। इन सबको नीचे से सपोर्ट दे रही है स्फिनोइड, और आगे नोज की तरफ मुड़ी हुई है, जो नीचे से आगे आ रही है इस तरीके से नीचे नोज में, इसको बोलते हैं एथमोइड। टोटल 8 बोन होती हैं आपके क्रेनियम के अंदर। बस पूछेगा पेयर्ड कौन सी हैं? दो ही पेयर्ड हैं, पैराइटल और टेम्पोरल, बाद बाकी की अनपेयर्ड होती हैं। फेशियल की बात करते हैं, 14 बोन है। कैसे याद रखोगे? लेक्राइमल 2, जाइगोमैटिक 2, नेजल 2, इंफीरियर कॉनके 2, बूमर 1, मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2, मैंडिबल 1। इसमें पूछेगा अनपेयर्ड कौन सी होती हैं? दो ही अनपेयर्ड हैं, दो ही अनपेयर्ड है, वूमर अनपेयर्ड है और मैंडिबल अनपेयर्ड है। बाद बाकी की सारी पेयर्ड बोन है। हाइयोड एक बोन होती है, यू शेप होती है। हो गया कंप्लीट। ईयर के अंदर मिस, मेलस, इनकस, स्टैपीज। मेलस हैमर शेप होती है, इनकस एनविल शेप होती है, स्टैपीज स्ट्रफ शेप होती है। ऐसे ही मेलस, इनकस, स्टैपीज, हैमर शेप, एनविल शेप, स्ट्रफ शेप, ठीक है। टोटल 29 बोन हो गए। यहां तक कोई डाउट? अब वर्टिकल कॉलम तो मैंने बता ही दिए, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। 7 होते हैं फर्स्ट एटलस, सेकंड एक्सिस, फिर कॉमन बोन आ जाते हैं। फिर मैंने बताया भी था आपके स्कल में दो कॉन्डाइल होते हैं, इसको डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं। जो पहली कौन सी होती है? एटलस, एटलस के ऊपर रखे होते हैं, और कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट बनाते हैं, ठीक है, कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट। थोरेसिक, टू एक्स्ट्रा आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं थोरेसिक वर्टिकल कॉलम को बाइंड करने के लिए। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिकल कॉलम आपसे पूछेगा तो लंबर होते हैं। ये टेल बोन हो गई, वो सैक्रम हो गई, समझा ही चुका था मैं।
ये कल मैंने आपको बता ही दिए थे, ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स। अरे ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए थे, पहली स्कल, फिर एटलस, फिर एक्सिस, और फिर यहां पर क्या हो गया, कॉमन वर्टिबुला। कॉमन का मतलब सारे फिर एक जैसे होंगे भाई। स्कल और एटलस के बीच में जो जॉइंट होता है, इसको कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बोलते हैं, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बोलते हैं। दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल हो गए ये फैसिड ऑफ कॉन्डाइल हो गए, जहां फंसते हैं ये आकर के और कॉन्डाइलॉइड जॉइंट बनाते हैं। फिर मैंने बताया यहां पर एक होल होता है ओडोंटॉइड फोसा, ये कुली निकली होती है। ओडोंटॉइड पैग, पैग और फोसा फंस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, ऐसे ये फंस गया, ठीक है। और यहां पर जो कुली पर घूमने वाला ज्वाइंट बनेगा, इसको पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। फिर जितनी भी वर्टिकल कॉलम होते हैं उन सब के बीच में ये सेंट्रम होता है, ये सेंट्रम है। सेंट्रम के बीच में कार्टिलेज होती है, फाइब्रस कार्टिलेज, इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं। फिर ये चिपक जाते हैं और इससे बनता है कार्टिलेजनस ज्वाइंट, कार्टिलेजनस ज्वाइंट। फिर सबके अंदर कार्टिलेजनस ज्वाइंट होगा। ये तीनों एकदम कंसेप्चुअल क्लियर होंगे। फाइनली मैं आगे बढ़ गया था, रिप्स मैंने बताई दी आपको, बस ध्यान के रखने। 1 to 7 क्या हो गए, ट्रू रिप्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स। 8 9 10 फॉल्स रिप्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिप्स। 11 और 12 फ्लोटिंग रिप्स। और ह्यूमन रिप्स कैसे होते हैं, नोट यहां लिख देता हूं मैं, नोट। बाईसेफेलिक, बाईसेफेलिक, बाईसेफेलिक का मतलब होता है टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन डोर्सल साइड, टू articulating surface present on dorsal side. Two articulating surface present on dorsal side. Two articulating surface present on dorsal side. समरी बहुत काम की होती है, तुम्हें आज समरी की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। समरी की वैल्यू तब समझ में आएगी जिस दिन तुम रिवीजन मारोगे 1 2 यूनिट करने के बाद, यानी अक्टूबर के बाद ये समरी तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। फटाक से समरी देखोगे, समरी देख करके मालूम पड़ रहा है 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म। यानी मालूम पड़ रहा है सुबह से शाम तक तुमने जूलॉजी खत्म कर दी, सुबह से शाम तक तुमने बॉटनी खत्म कर दी, सुबह से शाम तक तुमने फिजिक्स खत्म कर दी, और एक दिन में केमिस्ट्री कर दी। 4 दिन के अंदर सिलेबस पूरा मुट्ठी में, फटाक से पूरा फुल लेंथ टेस्ट दे करके आए। फिर एक बार पूरा तुम्हारे मुट्ठी में, फिर एक फुल लेंथ टेस्ट। मैं सच कह रहा हूं, ये एक अच्छी सुपर स्ट्रेटेजी है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट देने में तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है लास्ट में, ठीक है। समझ गए तो होता, उसमें एक भी पॉइंट मारनी है, पूरी एनसीईआरटी आ गई। ध्यान रखना है आपको, स्टर्नम से रिफ्ट तो जुड़े होते हैं हाइलीन कार्टिलेज की हेल्प से। कौन सी कार्टिलेज होती है, हाइलीन कार्टिलेज, ये दिख रही है ना, ये कौन सी कार्टिलेज, हाइलीन, ठीक है। पर इससे स्टर्नम भी, इससे क्लेविकल बोन भी जुड़ती है, स्टर्नम से क्लेविकल बोन भी जुड़ती है जो एस शेप होती है, ठीक है। अब आता लिम्स बोन। लिम्स तो सिंपल समझ में आएगी, इसमें क्या देख रहे हो, तो 2 मिनट में समझा दूंगा। ऐसे हाथ को ऐसे करो जब भी लिम्स बोन की बात आएगी। ये कौन सी हो गई, ह्यूमरस, अंगूठे की साइड रेडियस, नीचे अल्ना, ये क्या हो गए, कार्पल, ये क्या हो गए, मेटा कार्पल, और अंगुलियों को बोलते हैं फेलेंजीज। काउंटिंग देखो, 1 ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटा कार्पल, और 14 फेलेंजीज। 3 3 3 3 2, समझ रहे हो, टोटल 14 बोन। अब बताओ कोई डाउट। पूजा कौन परेशान कर रहा है, विवेक भाई, तुम क्या कर लोगे बताओ, तुम क्या कर लोगे यहाँ बैठे बैठे। पूजा को कोई परेशान कर रहा है, तुम ऑनलाइन क्या कर लोगे, और ऑनलाइन कौन किसको परेशान कर सकता है बताओ। ऑनलाइन तुम कुछ गंदे कमेंट भी लिखोगे, अगर उन कमेंट को मैं कोई भी बच्चा अपने ऊपर ले ही ना, तो वो एनर्जी किसी काम की नहीं रही ना, आप समझो। जब तक आप उस चीज को खुद नहीं लेते हो, भाई आपने ली ही नहीं, तो वो आपकी कैसे हो गई, उसने दी आपने ली नहीं।
उसने समझा मेरी बात, तो उल्टी लौट के उसी के पास आएगी। ये तुम समझो, तुम एनर्जी, तुम पता है फिजिक्स कैसे पढ़ते हो, जितनी बातें बोलता हूं इट इज अ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भाई। अभी तुम बच्चे हो, थोड़े और बड़े हो जाओ, टेडपोल से इतने एडल्ट होगे ना, और समझदार एडल्ट बनोगे, तब तुम एनर्जी कंसेप्ट समझोगे कि पूरा अध्यात्म एनर्जी पर बेस्ड है, और पूरी फिजिक्स एनर्जी पर बेस्ड है, यानी सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, उसने अगर नेगेटिव एनर्जी रिलीज की और आप लेना ही बंद कर दो उसको, हाँ आप लोगे तो आप परेशान होगे, अब लेना ही बंद कर दो। ठीक है, जब आपने ली ही नहीं तो फिर वो आपकी कैसे हो गई, वो तो उसी की है। ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी इन चीजों से परेशान मत हो भाई। समझ रहे हो, ये कुछ नहीं है। चलो, ठीक है, सुपर। ठीक है, तो फिर तुम्हें बस एक ही बात समझा रहा हूं, जब तक कोई तुम्हें टच ना करे, समझ, टच करके परेशान ना करे, तब तक तुम्हारे ऊपर कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। समझ रहे हो, कोई मुंह से कुछ भी बोले, लिख के कुछ भी बोल दे, ठीक है, ये चीज जिस मैं समझ मैं भी लेट देर में समझ पाया। ठीक है, जब तक समझ रहे हो, तुम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक वो चीज तुम्हारी होगी ही नहीं। समझ रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर तुम परेशान हो रहे हो, मतलब तुमने एक्सेप्ट कर ली, और एक्सेप्ट कर ली तो वो तुम्हारी हो गई, वो बुरी चीज तुम्हारी हो गई, चाहे वो गाली हो, चाहे वो नेगेटिव कमेंट्स हो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ भी, तुमने एक्सेप्ट कर ली, तुम परेशान हो गए, तुमने एक्सेप्ट कर ली, तो वो तुम्हारी हो गई, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई कुछ भी लिखे, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, ठीक है, हाँ अगर आपको कोई टच करता है, परेशान टच करके करता है, छोड़ो मत, उस समय मत छोड़ो। ठीक है, ये अपने अंदर आनी चाहिए, उस समय छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है, समझ रहे हो, पावर सबके पास बराबर है, कम नहीं है किसी के पास। हाँ, ऐसा कोई करे, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वापस आ जाओ। और इससे दो फायदे होंगे, तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो टारगेट है, तुम एकदम फोकस रहोगे गोल और टारगेट के लिए। ठीक है, और जो लोग ये गंदी एनर्जी छोड़ रहे हैं, और जो लोग गंदी एनर्जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इसी में खेल खत्म हो जाएगा उनका। और तुम एकदम अलर्ट, मतलब एकदम फोकस रहोगे अपने टारगेट पर। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, ये एग्जाम तो स्टार्टिंग है, ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम देने हैं, कितने सारे तुम्हें टारगेट गोल मिल रहे हैं। लाइफ यार इतनी आसान नहीं है। ठीक है, देखने में लगती है, देखने में लगते हैं लोग खुश हैं दुनिया के लोग, समझ रहे हो, चीजें अलग हैं, अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी तुम्हारी जो लाइफ है सबसे बेहतरीन लाइफ है। ठीक है, अपने गोल पर टारगेट करो, बिल्कुल डाइवर्ट मत हो। ठीक है, छोटी मोटी दिक्कतें ये आती हैं ना कमेंट्स के अंदर, उससे फोकस मत करो। ठीक है, बस अपने गोल, अपने टारगेट पे ध्यान रखो। ठीक है, मेरा पहला टारगेट नीट निकालना है, दूसरा टारगेट अच्छे तरीके से किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करनी है, फिर पीजी की तैयारी साथ करनी है, पीजी निकाल करके अपना सेटअप करना है मुझे। सिंपल गोल रखो। ठीक है, ओके, करें स्टार्ट, आ जाओ। हाँ, सारी हड्डियां क्लियर हो गई। ठीक है, अब ज्वाइंट कैसे याद रखोगे, मैं कहूंगा शोल्डर ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट होता है जरा बताओ, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ह्यूमरस का हेड किस कैविटी में जुड़ा हुआ है, यहाँ कौन सी कैविटी थी, याद आया, ग्लिनॉइड कैविटी। स्कैपुला में कौन सी कैविटी होती है, ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड जुड़ करके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ये कौन सा जॉइंट होता है, हिंज, कब्जा, एक डायरेक्शन में बेंड हो गया, दूसरे डायरेक्शन में लॉक लग गया, हिंज जॉइंट। ठीक है, या रेडियस और अल्ना के बीच में यहाँ पर भी एक जॉइंट होता है, इसको पाइवोट जॉइंट बोलते हैं, इस तरीके से घूमने वाला पाइवोट जॉइंट। ठीक है, अगर यहां पर आ जाओगे तो कलाइयों में कौन सा जॉइंट होगा, रिस्ट के अंदर आप बोलोगे ग्लाइडिंग जॉइंट, जो छोटे छोटे बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसको ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। फिर जहां तुम गुस्सा मारते हो ना, ऐसे करके ऐसे मारते हो किसी को, ऐसे, इनसे इनसे, ये क्या है, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। और बिटवीन फेलेंजीज क्या है, बिटवीन फेलेंजीज ये अगेन हिंज जॉइंट। हो गए सारे के सारे। बस एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और अच्छा सा पूछते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, यहां पर जो हिंज जॉइंट है, इस हिंज जॉइंट को बनाने में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, आप बोलोगे ह्यूमरस भी है, रेडियस भी है, अल्ना, ये तीनों मिलकर के हिंज जॉइंट बनाती हैं। जो कल मैंने समझा था, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तीनों मिलकर के हिंज जॉइंट बनाती हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। और पेक्टोरल गिडिल में समझाऊंगा अलग से ही। पेक्टोरल गिडिल की बात करते हैं, इसमें हाफ के अंदर दो बोन होती हैं, क्लाविकल और स्कैपुला। ठीक है, हाफ ऑफ पेक्टोरल दो बोन के मिलने से बनेगा, फिर दो टोटल चार बोन होती हैं इस गिडिल के अंदर। आगे आ जाओ। अब पैरों में इस गिडिल को छोड़ दो, मैंने बताया था कूले की हड्डी यानी पैल्विक गिडिल को भी दो बोन बनाती हैं, हाफ ऑफ पैल्विक कॉक्सल, हाफ ऑफ पैल्विक कॉक्सल। दोनों कॉक्सल आपस में चिपक जाएंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस से। ठीक है, तो इससे जो गिडिल बनेगा उसको, ठीक है, पैल्विक गिडिल बोलेंगे। दो बोन होती हैं, और इसमें हाफ कॉक्सल भी तीन बोन के फ्यूज होने से बनती है। इलियम इशियम प्यूबिस आपके सामने है। चलो गिडिल को मैं आगे समझाऊंगा, पर उससे पहले सबसे पहले थाई बोन को क्या बोलते हैं? भाई इसको ह्यूमरस बोलते हैं तो उसको फीमर बोलते हैं। ठीक है, यहां पर घुटने को कवर करने के लिए नी प्लेट आके लग जाती है। ठीक है, ये बनती कैसे है? टेंडन के ऑसिफिकेशन से। जो टेंडन्स होते हैं धीरे धीरे उनका ऑसिफिकेशन हो जाता है, यानी कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है और वो टाइट बन जाते हैं, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी को हम नी कैप बोलते हैं या पटेला बोन बोलते हैं। पटेला, पटेला लिखा हुआ है। फिर तुम फुटबॉल की किक लगाते हो ना, आगे की साइड में फुटबॉल की किक लगाते हो, जो आगे बोन होती है पैर में आगे, वो आपकी टीबिया है और पीछे वाली फीमर है। तो मैं कहूं कि यहां पर जो हिंज जॉइंट बनता है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? फीमर और टीबिया। फिबुला पार्टिसिपेट नहीं करती, फीमर और टीबिया के मिलने से हिंज जॉइंट बनता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर नीचे टार्सल्स होते हैं, टार्सल के बीच में वही ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, फिर मेटाटार्सल आ जाते हैं, और फिर फेलेंजीज 14 आ जाते हैं। फेलेंजीज 14 जॉइंट्स की बात कर लूं तो यहां पर कौन से जॉइंट आ गए? हिप के अंदर वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, नी में कौन से जॉइंट आ गए? हिंज जॉइंट। ठीक है, एंकल में कौन सा जॉइंट आ गया? ग्लाइडिंग जॉइंट। फिर मेटाटार्सल और फेलेंजीज के बीच में कौन सा जॉइंट आ गया? आप बोलोगे कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। और बिटवीन फेलेंजीज कौन सा जॉइंट आ गया? अगेन बोलोगे हिंज जॉइंट। एक खास जॉइंट बताया था मैंने यहां पर, ये मेटाकार्पल और कार्पल ऑफ थंब। मेटाकार्पल और कार्पल ऑफ थंब, ये यहां पर गड्ढा हो रहा है ना, ये जो मेरे हाथ रखा है यहां होता है शेडल जॉइंट। शेडल जॉइंट खत्म, सारे जॉइंट भी क्लियर हो गए आपके। ठीक है, अब फाइनली मैं आ गया था गिडिल। तो पहला मैंने पेक्टोरल गिडिल बताया था, पेक्टोरल गिडिल, बस इसमें पूरा गिडिल समाया हुआ है। भाई दो और दो बोन के मिलने से बनता है। पेक्टोरल में दो तो क्लैविकल होते हैं और दो स्कैपुला होते हैं। क्लैविकल मैंने बताया था ट्रेंगुलर बोन होते हैं, क्लैविकल सॉरी स्कैपुला ट्रेंगुलर बोन होते हैं, जो कितनी रिप्स को कवर करते हैं? 2 से लेकर के 7 रिप्स को कवर करते हैं डोर्सल साइड में। इनमें दो प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से? एक्रोमियन और कोरेकॉइड। ये तो मसल्स के अटैचमेंट के लिए होते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस क्लैविकल के साथ मिलकर के शोल्डर का फॉर्मेशन करते हैं। याद आ गया? स्कैपुला के अंदर एक कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी, जिसमें ह्यूमरस का हेड जुड़ करके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। एक भी पॉइंट आउट नहीं है, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा यहां से आपका। ठीक है, आगे आ जाओ। लास्ट में मैंने पेल्विक गिडल की बात की थी, याद हो भाई? आधा पेल्विक और आधा पेल्विक। ठीक है, हाफ पेल्विक को हम क्या बोलते हैं? कॉक्सल। और आधे पेल्विक को हम क्या बोलते हैं? कॉक्सल। और आधे कॉक्सल के अंदर मैंने बताया था सबसे बड़ी बोन दिख रही है, इलियम है। फिर ये नीचे दिख रही है, ये पीछे भी जा रही होती है, पीछे की दिख नहीं रही है, ये क्या है? इशियम है। और सबसे छोटी बोन जो होती है वो प्यूबिस होती है। सबसे छोटी बोन जो होती है प्यूबिस होती है। ठीक है, जो प्यूबिस सिम्फाइसिस कार्टिलेज से जुड़ी होती है, बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है। इन तीनों के मिलने से हाफ ऑफ पेल्विक यानी कोक्सल बोल बनती है। अब दो चीजें ध्यान रखनी है, यहां पर एक छोटा सा होल होता है, ये होल दिख रहे हैं, इसको ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बोलते हैं, जो दो बोन के मिलने से बनता है, प्यूबिस और इशियम। यहां पर एक कैविटी होती है, इसको हम एसिटाबुलम बोलते हैं, एसिटाबुलम। ये तीनों बोन के मिलने से बन रही है, इसमें इलियम भी है, इशियम भी है, प्यूबिस भी है। ठीक है, जिसमें फीमर का हेड फंस के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ये कंप्लीट हो जाते हैं आपके बोन। जॉइंट्स कल मैंने बताया था, बस ध्यान रखना, इसको हम फलक्रम बोलते हैं। जॉइंट हमारी बॉडी में सारे के सारे फलक्रम है, जिसके ऊपर वेट वेट मूव, जैसे समझो मेरा हाथ में मैंने ये उठाया, ये मान लो रिमोट ही उठा लिया, ये वजन है।
इस वजन से मेरा हाथ नीचे जाएगा, पर मेरा बाइसेप्स मसल्स क्या करेंगे, इसको ऊपर मेंटेन करेंगे। इसके वजन से नीचे जाएगा, ये ऊपर मेंटेन करेंगे। तो ये क्या हो गया, जॉइंट। जॉइंट क्या हो गया, फलक्रम। फलक्रम में वेट की वजह से कोई चीज नीचे आ रही है और मसल एफर्ट लगा के उसको ऊपर ला रहे हैं, झूले की तरह हो गया, सी शॉ। तो बॉडी में सारे जॉइंट फलक्रम होते हैं। कहीं एक तरफ वेट पड़ रहा होता है तो मसल्स एफर्ट लगा करके उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, बस यही जॉइंट है। सारे जॉइंट को मैंने एक साथ समराइज किया हुआ, एक साथ। ज्वाइंट को हम तीन तीन पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहले मैंने बताया फाइब्रस ज्वाइंट, जो इमूवेबल ज्वाइंट हैं, सुचर्स ऑफ स्कल। दूसरा मैंने बताया कार्टिलेजनस ज्वाइंट। कार्टिलेजनस ज्वाइंट सेमी मूवेबल ज्वाइंट होते हैं। तीन ध्यान रखने, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिबल डिस्क और ज्वाइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। तीसरा मैंने बताया साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट जो मूवमेंट करते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन में मूवमेंट होते हैं, वो साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं। साइनोवियल ज्वाइंट्स मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ध्यान रखने, शोल्डर और हिप ज्वाइंट। कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट ध्यान रखने, कॉन्डाइलॉइड स्कल और एटलस के बीच में, और मेटाकार्पल और फेलेंजीज के बीच में, और मेटाटार्सल और फेलेंजीज के बीच में भी। हिंज ज्वाइंट, हिंज मतलब कब्जा, वैसे एंकल में भी हिंज ज्वाइंट होता है, नी एल्बो में तो होता ही है, पर बिटवीन फेलेंजीज भी हिंज ज्वाइंट होता है। हिंज मतलब कब्जा। शेडल एक ही जगह बताया था, शेडल मेटाकार्पल और कार्पल ऑफ थम, और कहीं नहीं होता। ग्लाइडिंग ज्वाइंट रिस्ट में और एंकल में ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होते हैं, ग्लाइडिंग। और पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट कुली पर जो घूम रहा है, बिटवीन एटलस एक्सिस पाइवोट ज्वाइंट होता है और रेडियस अल्लाह के बीच में भी पाइवोट ज्वाइंट होता है। अब बताओ यार, अब भी तुम्हें याद नहीं होगा ना, तो कैसे याद होगा। ठीक है, पूरी एक एक चीज मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। रिवीजन में बहुत अच्छा हेल्प करेगी, बस मैं इतना जानता हूं, रिवीजन परफेक्ट होगा। ठीक है, रिवीजन करा रहा हूं समरी की फॉर्म में, ठीक है, चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं। ये समरी तभी काम आएगी जब आप एक बार पढ़ चुके हो चैप्टर। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समरी ही देखनी है, बार बार पूरी थ्योरी नहीं देखनी। ठीक है भाई, मसल्स के डिसऑर्डर में तीन बताते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और टिटेनी। माइस्थीनिया ग्रेविस इज अ ऑटोइम्यून डिसीज। ठीक है, ऑटोइम्यून डिसीज। जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अंगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं तब माइस्थीनिया ग्रेविस होती है। ठीक है, इसमें फटीग होता है, वीकनेस आ जाती है, पैरालिसिस हो जाती है मसल्स के अंदर। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिकल डिसऑर्डर है, मैंने कल बताया भी था। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन दो मसल्स फाइबर के बीच में इंपल्स को कंडक्ट कराते हैं। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगी, और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगी तो मसल्स फाइबर के बीच में कंडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मसल्स में पैरालिसिस हो जाएगी और मसल्स का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, इट इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर। टिटेनी, अगर बॉडी के फ्लूइड में कैल्शियम आयन कम हो जाए तो सडनली स्पाज्मिंग ऑफ स्केलेटल मसल्स हो जाएगा। समझ रहे हो, लॉक जॉ, आपके स्केलेटल मसल्स तेजी से वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जिसकी वजह से टिटेनी हो जाएगा। और इसके अंदर तो सिंपल बताया था, ऑर्थोराइटिस, ऑर्थो मतलब ज्वाइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। अगर आपके ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसको ऑर्थोराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी ऑस्टियो में पोर बन जाने। कब बनते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, फीमेल्स में अक्सर कर लेट एज में, मतलब 50 के बाद, मेनोपॉज के बाद। एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, इसके कम होते ही, क्योंकि ये हार्मोन जब तक बढ़ा हुआ है तब तक ऑस्टियोक्लास्ट को दबा के रखता है। जिस दिन कम हुआ ऑस्टियोक्लास्ट उछल पड़ते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल होते हैं जो बोन को खाते हैं, और बोन को खाना चालू कर देते हैं, बोन में होल बन जाते हैं और हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, अक्सर कर फीमेल में आफ्टर मेनोपॉज देखा जाता है। ठीक है, ओके, इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और तीसरा गाउट, गाउटी अर्थराइटिस। अगर आप यूरिक एसिड के क्रिस्टल ज्यादा खाओगे तो आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होगा यूरिक एसिड क्रिस्टल। मतलब आप प्यूरिन ज्यादा खाओगे तो प्यूरिन से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनेंगे, आपके जॉइंट में डिपॉजिट होंगे, जिसकी वजह से गाउटी अर्थराइटिस हो जाएगी। तभी मैंने बोला, क्या बोला था, पानी खूब पीना चाहिए।
अब बताओ यहां तक कोई डाउट शाउट है? पूरा चैप्टर एक बार फिर से आपके ब्रेन में सेट हुआ या नहीं? यस या नो? बस तुम एक बार किसी को एक कहानी की तरह सुना दो, ना मजा आ जाए तो मुझे बता देना। तुम्हारा कम से कम टाइम लिया है मैंने बेटा, बहुत कम से कम टाइम सोचा था मैंने, 1.25 घंटे में कर दूंगा। एग्जैक्ट एग्जैक्ट 1.25 घंटे में हुआ है, एग्जैक्ट 1.25 घंटे में। इससे कम टाइम के अंदर पूरा मसल्स और पूरा स्केलेटल सिस्टम कैसे हो जाएगा, एक एक बहुत यूनिक वे में। ठीक है, तो जब भी रिवीजन करोगे तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, ये गारंटी है। ठीक है, यही लेक्चर आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समझ रहे हो? और उसमें हम ब्रेन पढ़ाएंगे, और उस ब्रेन को आपके ब्रेन में परमानेंटली हम एडजस्ट करेंगे, समझ रहे हो? यानी ब्रेन को ब्रेन में सेट करेंगे, ये गारंटी है। और कर दूंगा, पक्की बात है। जैसे आपको एक एक बोन, एक एक जॉइंट याद करा दिया ना, ब्रेन के एक एक पार्ट, उसकी पोजीशन, उसके फंक्शन, एकदम आपकी ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करूंगा। ठीक है, गारंटी है, बिल्कुल गारंटी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं। ठीक है, एक ब्रेक के बाद। ठीक है, ब्रेक कितने दिन का होगा? वही 6-7 दिन का ब्रेक होगा, मतलब अब पटना के अंदर मिलेंगे जो पटना के बच्चे होंगे, बस अब उनके संग, समझ रहे हो ना? और फिर नेक्स्ट वीक आकर के एक पूरा चैप्टर फिर खत्म करेंगे। कौन सा चैप्टर होगा हमारा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।